नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो ये हमारा बायोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज़ है जिसमें हम बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि अभी हम क्लास 10th को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे क्लास 10th के जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर हैं बच्चों, उनसे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग की तैयारी, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करें जो कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जेएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग। और ये किसी भी स्टेट से जेएनएम या एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है बच्चों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता देना चाहता हूं, जो कि हमारा एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप अगर इस वीडियो के इस लेक्चर का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन पे आपको क्लास के पीडीएफ मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे और बुक के पीडीएफ मिलेंगे। और हमारे द्वारा जितने भी बैच रन किए जाते हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे बच्चों। और हमारा ये प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने क्लास 10th के विज्ञान नोट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। इस नोट्स पर हमने और नवनीत सर ने काफ़ी मेहनत की है। इसको हमने खुद अपने हाथों से लिखा है, जो कि हमारे थ्योरी वाले पोर्शन को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगा बच्चों। तो आप एक बार इस नोट्स को ज़रूर देखें। और ये काफ़ी मिनिमल प्राइस में अवेलेबल है और ये एक सटीक तैयारी होगी आपके जेएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जेएनएम और एएनएम का जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बच्चों, वो हमारे पूरी तरह क्लास 10th के सिलेबस पर डिपेंड होता है या क्लास 10th के सिलेबस पर बेस्ड होता है बच्चों। ठीक, तो आप इस नोट्स को ज़रूर लें और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत बनाएं। और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन को रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहे होंगे बच्चों। जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करा रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो आपका नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी से गारंटी ले रहा हूँ नहीं छूटेगा। एक बार हमारा बायोलॉजी का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का इसी तरह वीडियो अपलोड करें, ताकि आपका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, ओवरऑल आपकी नॉलेज रहे। जैसे कि हमारा बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और इंग्लिश और जीके, जो कि हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बच्चों, स्पेशली जेएनएम और एएनएम के बच्चों के लिए। और हम क्लास बीएससी नर्सिंग वालों के बच्चों के लिए अलग से बैच लाने वाले हैं, जो कि उनके लिए क्लास, क्योंकि उनका सिलेबस क्लास 11th और 12th पे बेस होता है बच्चों। ठीक, तो आप एक बार इस नोट्स को ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको ये नोट्स मिलेंगे कहाँ। ये आपको नोट्स मिलेंगे हमारे पीडीएफ क्लास नोट्स वाले सेक्शन में। आप यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ स्टडी मटेरियल, साइंस बाय नवनीत सर और साइंस बाय अखिलेश चौधरी सर, आपको यहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे बच्चों। ठीक, तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखें और रिव्यू करें कि हमारा नोट्स कैसा है। चलिए आज के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हेरिडिटी। पूछ रहा है वंशानुक्रम, हेरिडिटी क्या है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास। हमारा सबसे पहला ऑप्शन स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अध्ययन। दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, गुणों को माता पिता से संतानों में हस्तांतरण। दूसरा स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन। और चौथा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड। हम हेरिडिटी में ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग की स्टडी करते हैं बच्चों। जो हेरिडिटी होती है इसमें हमें क्या स्टडी किया जाता है कि हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे जो ये होते हैं ट्रेट्स होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों। ठीक, हम हेरिडिटी में इस चीज़ की स्टडी करते हैं। और जो स्टडी ऑफ बिहेवियर होता है बच्चों, इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बिहेवियर को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा, स्टडी ऑफ बिहेवियर को साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल ट्रेट। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शारीरिक गुण है। देखिए, फिजिकल ट्रेट वो होते हैं जिसको हम देखकर बता सकते हैं बच्चों। ठीक, तो इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक
शारीरिक गुण है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? इंटेलिजेंस, हाइट, स्पीकिंग इंग्लिश, काइंडनेस। तो जो हमारा हाइट है बच्चों, ये हमारा एक शारीरिक गुण है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म अकर ड्यू टू, जीवों में विविधता किस कारण से होती है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? हमारा सबसे पहला ऑप्शन है हेरिडिटी, दूसरा है इन्वायरमेंट, तीसरा है बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, चौथा है ओनली म्यूटेशन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखिए जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है या हमारे अंदर जो वेरिएशंस पाए जाते हैं, देखिए इस ग्लोब पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनके बीच में वेरिएशन पाया जाता है। तो वो वेरिएशन दो वजह से होती है। एक तो हेरिडिटी की वजह से हमें अपने माता पिता से क्या गुण मिले हैं इस पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं बच्चों। ठीक, तो हमारा इन्वायरमेंट भी हमारे बॉडी को वेरिएशन में लाता है। ठीक, दो वजह से, हेरिडिटी की वजह से और दूसरा इन्वायरमेंट की वजह से हमारी बॉडी में, हमारे ऑर्गेनिज्म में, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेरिएशन देखा जाता है बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? ठीक, तो जेनेटिक्स क्या होता है बच्चों? जेनेटिक्स होता है हेरिडिटी और वेरिएशन के स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स का फादर कौन है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, ह्यूगो डी व्रीज, वॉटसन एंड क्रिक। तो जो हमारे जेनेटिक्स के फादर हैं बच्चों वो हमारे ग्रेगोर मेंडल हैं। ठीक, क्योंकि इन्होंने ही स्टडी किया था जो हमारे इनहेरिटेंस होता है और जो वेरिएशन होता है इस पे स्टडी किसने की थी? इस पे स्टडी की थी हमारे ग्रेगोर मेंडल ने। ठीक, क्लियर। और जो हमारे चार्ल्स डार्विन है ये हमारे नेचरिस्ट है, मतलब ये नेचर पे स्टडी करके स्टडी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो हमारा सिद्धांत है इन्होंने दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और वॉटसन एंड क्रिक क्या है? वॉटसन एंड क्रिक ने हमें डीएनए का मॉडल दिया था, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों उसका स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था। किसने बताया था? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म डिड ग्रेगोर मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? ग्रेगोर मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? वीट प्लांट, मेज प्लांट, पी प्लांट, टोमेटो प्लांट। तो इन्होंने किस पे स्टडी की थी बच्चों? इन्होंने स्टडी की थी हमारे पी प्लांट पे। अब पी प्लांट पे क्यों स्टडी की थी, इसका क्या क्या रीज़न होता है हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया और किसी प्लांट पे क्यों स्टडी नहीं की बच्चों। ठीक, आगे मैं बताऊंगा कि पी प्लांट पे ही क्यों की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रेट इम्पोर्टेंस? पूछ रहा है गुड ट्रेट क्यों महत्वपूर्ण हैं? ट्रेट्स क्या होते हैं बच्चों? ट्रेट्स मतलब गुण, जो हमारे बॉडी के गुण हैं या जो हमारी बॉडी में देखा जा सकता है या हमारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं बच्चों उनको हम क्या कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं। अब पूछ रहा है ट्रेट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? दे हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, दे डिफ्रेंशिएट ऑर्गेनिज्म, दे आर इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये जो तीनों ऑप्शन है बच्चों, ट्रेट इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, तीनों ऑप्शन में ट्रेट इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज? एक ही प्रजाति के जीवों में विविधता का कारण। देखिए पूछ रहा है जो मतलब एक ही प्रजाति के जीव हैं उनमें विविधता क्यों है? जैसे हम ह्यूमंस को क्या कहा जाता है बच्चों? ह्यूमंस को होमो सैपियंस कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस कहा जाता है। ठीक, सैपियंस। तो पूछ रहा ये विविधता का कारण। देखिए इस धरती पर जितने भी आदमी प्रेजेंट है बच्चों वो सेम एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ सब में डिफरेंट होता है। तो पूछ रहा है ये डिफरेंट का कारण क्या है कि कोई सेम स्पेसीज के दो लोग डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण क्या हो सकता है बच्चों? ऑप्शन में हम देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सिमिलर जीन, दूसरा डिफरेंस इन एनवायरनमेंट, तीसरा है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, चौथा नॉन ऑफ द अबव। तो इनके बीच में जो डिफरेंट है बच्चों उसका कारण क्या है बच्चों? कि हेरिडिटी एक तो कारण है और एक एनवायरनमेंट। देखिए जो हमारे शरीर के गुण हैं या हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों वो आता है हमारे हेरिडिटी के वजह से। हेरिडिटी क्या होता है? जो गुण हमारे पिता से हमारे बच्चों में या हम में ट्रांसफ़र हुए हैं या हमसे जो कैरेक्टर हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होंगे उनको हम हेरिडिटी कहते हैं।
ठीक। ये देखिए, ये होता है एक्वायर्ड में आता है, मतलब जो हम अपने पिता से लेते हैं। और जो इन्वायरमेंट होता है बच्चों, इन्वायरमेंट भी हमारे बॉडी पर इफेक्ट डालता है। जिस तरह का इन्वायरमेंट रहेगा हम उसी तरह के बन जाएंगे। जैसे देखेंगे आप लोग, जो लोग ज़्यादातर गर्मी वाले एरिया में रहते हैं या साउथ अफ्रीका में के लोग जो रहते हैं वो काले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है बच्चों। तो उनका काला होना किसके वजह से है? इन्वायरमेंट के वजह से है, ठीक। तो इस तरह से हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट हमारे ट्रेट पर, हमारे गुण पर फ़र्क डालते हैं, ठीक। और इसी तरह सारे इंसान अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और लोगों का अलग अलग क्या है? अलग अलग जीन है, ठीक बच्चों। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक सेकंड, सॉरी बच्चों, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। पूछ रहा है वंशानुक्रम और विविधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, टेक्सोनॉमी है। तो बच्चों हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन जेनेटिक्स हो जाएगा। जेनेटिक्स को हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं, ठीक। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल चूज पी प्लांट बिकॉज। अब देखिए, मैंने बताया था कि पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज किया, तो उसका रीजन इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज किया। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? दे ग्रो क्विकली, वे जल्दी बढ़ते हैं। दे हैव डिस्टिंक्ट ट्रेट, उनके गुण अस्पष्ट हैं। दे कैन सेल्फ पॉलिनेट एंड क्रॉस पॉलिनेट, इनमें स्वस्थ परागण और पर परागण स्वयं है, संभव है। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो पी होता है उसमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं बच्चों। इस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। अब क्लियर हो गया पी प्लांट को क्यों चूज किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन पी प्लांट। पूछ रहा है मटर के पौधों में किस प्रकार का प्रजनन होता है। ऑप्शन क्या क्या है? बाइनरी फिजन, बडिंग, पॉलिनेशन, फ्रेगमेंटेशन। तो जो हमारा पी प्लांट होता है बच्चों, इसमें पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। किसका ट्रांसफर? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर। कहाँ से? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पॉलन के ट्रांसफर को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट ऑफ दीज इज ए डोमिनेंट ट्रेट इन पी प्लांट। पूछ रहा है मटर के पौधों में से इनमें से कौन सा एक प्रबल गुण है। कौन सा गुण है बच्चों? प्रबल गुण है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ग्रीन सीड, येलो सीड, व्रिंकल्ड सीड, वाइट फ्लावर। तो देखिए, इसमें से हमारा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है बच्चों वो हमारा येलो सीड हो गया, ठीक। और बाकी जो तीनों हैं ये सब रिसेसिव कैरेक्टर हैं। कौन से बच्चों? रिसेसिव कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इनको हम? रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। देखिए, ट्रेट और कैरेक्टर सेम होता है बच्चों, ठीक। जो हमारा गुण होता है उसी को हम ट्रेट कहते हैं और उसी को हम कैरेक्टर भी कहते हैं, ठीक। और हमारा डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट को हम हिंदी में प्रबल गुण के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट इन व्हाट रेशियो इन द F2 जनरेशन। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में अनुपात क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्या है बच्चों। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्या होता है? मोनोहाइब्रिड में बच्चों हम किसी एक कैरेक्टर को ले करके उसके पॉलिनेशन करते हैं, मतलब उसके बीच में क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस क्या होता है बच्चों? पॉलिनेशन, ठीक। सपोज करिए हमने प्लांट का हाइट ले लिया, तो हाइट जो हमारा प्लांट लेते हैं उसको हम प्योर लेते हैं। एक को डोमिनेंट एच ले लिया और एक को हमने स्मॉल एच, जो ये स्मॉल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको हम रिसेसिव कहेंगे, और जो एच से कर रहा हूँ ये डोमिनेंट हो गया। एच रहेगा तो ये टाल प्लांट हो गया, और स्मॉल एच है तो ये शॉर्ट प्लांट हो गया, ठीक बच्चों। तो अगर इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो जो हमारा पहली जनरेशन बनेगी उसको हम F1 कहेंगे, ठीक। फिलियल 1 जनरेशन कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं। और जब F1 के बीच में दो F1 के बीच में दोनों दो मान सपोज करिए 2 F1 बने,
दोनों F1 के बीच में जब फिर से क्रॉस कराया जाएगा बच्चों तो F2 जनरेशन बनेगा, मतलब दूसरी पीढ़ी बनेगी। और दूसरी पीढ़ी को हम क्या कहते हैं, फिलियल 2 जनरेशन कहते हैं। तो पूछ रहा है जो ये दूसरी पीढ़ी बनती है, F2 जनरेशन बनता है बच्चों, इसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, मतलब जो हम देखने वाले गुण होते हैं, जैसे प्लांट की लंबाई, कलर, ये सब फिनोटिपिक रेशियो है। ठीक, तो पूछ रहा है F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन हमारे पास 2:1, 3:1, 1:1, 9:3:3:1। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो आंसर हो जाएगा 3:1। ठीक, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1। देखिए हमारा रेशियो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मतलब जो हम देख सकते हो। ठीक, फिनोटिपिक रेशियो। ठीक, फिनोटिपिक रेशियो को हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। और फिनोटिपिक रेशियो हमारा 3:1 हो जाएगा F2 जनरेशन में। ठीक, एक सेकंड में, F2 जनरेशन में हमारा 3:1 हो जाएगा, और F1 जनरेशन में हमारा 1:1 रहता है, या फिर 1 ही रहता है, क्योंकि सारे एक जैसे होते हैं। ठीक, और 3:1 का मतलब है 3 टाल होंगे, मतलब 3 बड़े होंगे और एक शॉर्ट होगा, मतलब एक छोटा होगा। ये होता है 3:1 का रेशियो, मतलब ये 3 टाल हो गए और एक छोटा होगा। ये कौन सी जनरेशन की बात हो रही है? ये बात हो रही है F2 जनरेशन की। ठीक, याद रखिएगा। और F2 जनरेशन में जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो होता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या बच्चों? जीनोटिपिक मतलब उनके अंदर क्या जीन पाए जाएंगे। तो जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का बच्चों होता है 9:3:3:1। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मेंडल कंक्लूड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने अपने प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला? ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है बच्चों? इसका पहला ऑप्शन है ट्रेट आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, जो हमारे गुण होते हैं वो जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है सम ट्रेट आर डोमिनेंट, कुछ गुण प्रबल होते हैं। तीसरा है ट्रेट आर इनहेरिटेड इन ए प्रिडिक्टेबल वे, गुण अनुमानित तरीके से प्राप्त होते हैं। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सारा, ऑल ऑफ द अबव हमारा हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये सब चीज़ें फाइंड की, इतना इनका कंक्लूजन निकला, मतलब जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे इनका ये कंक्लूजन निकला कि ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में या हमारे जीन के थ्रू या हमारे DNA के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर कार्ड? पूछ रहा है एक फूल से दूसरे फूल में पराग स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक, ऑप्शन क्या क्या बच्चों हमारे पास? हमारा सबसे पहला ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, चौथा है जर्मिनेशन। तो देखिए यहाँ कह रहा है वन फ्लावर टू अनदर, मतलब किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है। किसका ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चों? पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है। पॉलन क्या होता है? पॉलन मेल गेमेट्स होते हैं, मेल गेमेट्स होते हैं। तो कहीं कभी भी किसी एक फूल से दूसरे फूल में कोई चीज़ ट्रांसफ़र होगी, पॉलन ट्रांसफ़र होगा, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक, आप लोग ये याद रखिएगा। जब दो फूल इन्वॉल्व होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन, सिंगल फूल इन्वॉल्व होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन। और एक चीज़ ये भी देखने लायक होगी कि एक ही प्लांट के अगर दोनों फूल हैं, ठीक, ये भी आपको देखना होगा कि किसी एक ही प्लांट के दोनों फूल हैं तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आएगा। ये मतलब क्या होना चाहिए? किसी एक पेड़ का फूल से किसी दूसरे पेड़ के फूल तक पॉलन के ट्रांसफ़र को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस गेव विच फिनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन? पूछ रहा है मेंडल डाई हाइब्रिड पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, इस बार क्या पूछ रहा है? डाई हाइब्रिड पूछ रहा है। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? डाई हाइब्रिड का मतलब हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया है, दो चीज़ों के लिया। मान लीजिए प्लांट के हाइट को ले लिया, ठीक, HEIGHT हाइट को ले लिया है, और
और कलर को ले लिया। किसके कलर को? सीड के कलर को ले लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ कैरेक्टर पे लिया था ना, हाइट, कलर, कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ सीड, ब्रिंकल्ड राउंड। तो अगर हम किसी दो कैरेक्टर को ले लेंगे बच्चों, तो इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो यहाँ डाई हाइब्रिड की बात कर रहा है, ठीक। इसमें कितने कैरेक्टर हैं बच्चों? 2 कैरेक्टर हैं, ठीक। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अब पूछ रहा है किसी डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 पीढ़ी होगी, F2 मतलब दूसरी पीढ़ी जो होगी, उसके गुणसूत्र अनुपात क्या आता है? क्या पूछ रहा? फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है। फिनोटिपिक मतलब बच्चों जो हम देखते हैं, ठीक। उसमें F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? 3:n, 9:3:3:1, 1:1:1। दूसरा तो देखिए बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9:3:3:1। मतलब 9 प्लांट एक जैसे दिखेंगे, 3 प्लांट एक जैसे दिखेंगे, 3 प्लांट एक जैसे दिखेंगे और 1 प्लांट एक मतलब अलग दिखेगा। मतलब 4 तरह के प्लांट हमको वहाँ दिखेंगे। 9 एक तरह के रहेंगे, 3 एक तरह के रहेगा, 3 एक तरह का रहेगा और 1 एक तरह का रहेगा, ठीक बच्चों। ये आप लोग याद रखिएगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में हमको क्या मिलेगा? ये 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा। ये याद रखिएगा, फिनोटिपिक रेशियो, ये याद रखना है आपको, ठीक। और उसमें मोनो हाइब्रिड में क्या मिला था? 3:1 का रेशियो मिला था बच्चों। किस जनरेशन में? F2 जनरेशन में। याद रखने वाली चीज़ है ये डायरेक्ट एग्जाम में हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है बच्चों। जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है तो आप हमारे थ्योरी क्लास को, हमारे अवतार बैच को परचेज कर सकते हैं। उस बैच में मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द पी प्लांट कंटेन जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। पूछ रहा है मटर के पौधे का कौन सा भाग वंशानुक्रम के लिए जिम्मेदार जीन को धारण करता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? हमारे पास रूट्स है, फ्लावर्स है, सीड्स है, लीव्स है। मतलब पूछ रहा है जीन कहाँ पाया जाता है बच्चों, ठीक। तो जीन कहाँ पाया जाता है बच्चों? जीन हमारा सीड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। पूछ रहा है जो हमारा वंशानुक्रम होता है उसकी कार्यात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? कोशिका, जीन, क्रोमोसोम, डीएनए। तो देखिए जो हमारा जीन होगा वो हमारा फंक्शनल यूनिट हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक बच्चों। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, ठीक। क्या पाया जाता है बच्चों? डीएनए पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है बच्चों, ठीक। अब देखिए डीएनए क्या होता है? डीएनए के अंदर हमारा जीन पाया जाता है, ठीक। तो जीन हमारी सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई हो जाती है। जीन से मिलकर डीएनए बनता है और डीएनए से हमारा क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है बच्चों। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन ए होमोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड। पूछ रहा है वह गुण जो केवल समरूप अवस्था में व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? डोमिनेंट, रिसेसिव, कोडोमिनेंट, नन ऑफ द अबव, ठीक। अब देखिए कोई भी कैरेक्टर होता है बच्चों तो उसके दो मान लीजिए एक जीन है, ठीक। एक जीन है, ये जीन किसके लिए? हाइट के लिए है, ठीक। किसके लिए है? हाइट के लिए है। HIGHT हाइट के लिए। अब देखिए हाइट पी में 2 तरह, एक एच होता है और एक स्मॉल एच होता है बच्चों, ठीक। तो जो हमारा ये कैपिटल एच है इसको हम डोमिनेंट कहते हैं, जो स्मॉल एच है इसको हम रिसेसिव कहते हैं, ठीक। अगर देखिए एक कैपिटल एच रहेगा और एक स्मॉल एच रहेगा तो क्या होगा? ये सिर्फ कैपिटल एच ही क्या हो पाएगा? दिखेगा। मतलब फिनोटिपिक रेशियो में हमारा कैपिटल एच दिखेगा और ये स्मॉल एच नहीं दिखेगा क्योंकि ये रिसेसिव है। तो अगर इसको दिखना है बच्चों तो इस दोनों जीन हमारा, दोनों एलील हमारा एच होना चाहिए। मतलब अगर स्मॉल वाले को, रिसेसिव वाले कैरेक्टर को दिखना है तो हमारा दोनों एलील एच मतलब छोट रिसेसिव होना चाहिए। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा जीन या ऐसा कौन सा ट्रेट होता है, ट्रेट
जो एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस कंडीशन में। तो ऐसे ट्रेट को हम क्या कहते हैं, हम ऐसे ट्रेट को रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, इन मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस विच जनरेशन इज 100% डोमिनेंट। पूछ रहा है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें हम एक कैरेक्टर को लेते हैं, उसमें पूछ रहा है किस पीढ़ी में गुणसूत्र 100% प्रबल होते हैं, मतलब 100% डोमिनेटिंग होते हैं, डोमिनेंट। ठीक, डोमिनेंट। ठीक बच्चों, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। F1 जनरेशन में ऐसा होता है, F2 में ऐसा होता है कि P जनरेशन में होता है कि नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा F1 जनरेशन होता है बच्चों, उसमें जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 100% होता है। क्या होता है, 100% डोमिनेंट होता है, मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं वही सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं हमारे F1 जनरेशन में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। पूछ रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई एक कैरेक्टर है, जैसे हाइट है, हाइट जो होता है बच्चों, हाइट एक कैरेक्टर है। ठीक, हाइट एक कैरेक्टर है, तो इसके लिए कोई जीन होगी, सपोज करिए इसके लिए जीन H है। ठीक, तो H जीन सिर्फ अकेली नहीं होगी, एक सिर्फ हाइट, क्योंकि इंसान सिर्फ बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा भी हो सकता है। तो जो एक ही जीन के लिए, मतलब सेम जीन के लिए जो दो डिफरेंट एलील होते हैं, दो डिफरेंट क्या होते हैं बच्चों, कैरेक्टर होते हैं। ठीक, हाइट सपोज करिए एक कैरेक्टर हो गया, तो कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। तो एक H होता है बड़ी हाइट के लिए और कोई छोटा H हो गया हमारे स्मॉल हाइट के लिए। तो पूछ रहा है ये दोनों दो H हैं, इनको हम अलग अलग क्या बोलेंगे, एक H को और एक H को अलग अलग क्या बोलेंगे। एक ही जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। हाइट के लिए ये जीन है और इसके दो रूप हैं, एक H है और एक स्मॉल H है, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्रोमोसोम, एलील्स, ट्रेट, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, एलील कहेंगे बच्चों। हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस इन्वॉल्व टू ट्रेट। पूछ रहा है दो गुणों पर आधारित क्रॉस को क्या कहा जाता है। ठीक, एक होता है मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड में हम एक कैरेक्टर को लेते हैं बच्चों, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेते हैं। क्या लेते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेते हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर को लेते हैं। तो पूछ रहा है इसमें दो गुणों पर, मतलब डाई हाइब्रिड। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। तो हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो गुण को लेते हैं, दो ट्रेट को लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टडी ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल लीड टू द डिस्कवरी ऑफ। पूछ रहा है मटर के पौधे पर अध्ययन ने मेंडल को किस खोज तक पहुंचाया। ऑप्शन क्या क्या है, DNA स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन, फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने क्या इससे खोजा था बच्चों, इससे खोजा था उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता है बच्चों कि हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं, हमारे नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर होते हैं उनके पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। प्रोजेनी मतलब जो बच्चे होते हैं उनको हम प्रोजेनी कहते हैं। ठीक बच्चों, याद रखिएगा। तो ये हम किससे स्टडी करते हैं, हमको इससे कैसे पता चला इन सब चीज़ों के बारे में, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से पता चला। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज किसने की, मेंडल ने की। मेंडल ने कैसे की, पी प्लांट पर स्टडी करके की। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल। पूछ रहा है इन पी प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन नहीं किया गया। ऑप्शन क्या क्या है, सीड कलर, पॉड शेप, स्टेम लेंथ, लीफ साइज। तो देखिए उन्होंने सीड के कलर पर तो स्टडी की थी, ये गलत हो जाएगा। पॉड के शेप पे भी स्टडी की थी, एक होता है फ्लैटेंड और एक होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड, ऐसे ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, और एक होता है फ्लैट, मतलब पूरा सीधा एकदम होता है। और सीड कलर में एक होता है ग्रीन कलर का और एक होता है येलो कलर का। ठीक, और स्टेम लेंथ में एक होता है टाल होता है और एक शॉर्ट होता है बच्चों। तो इन तीनों पे स्टडी तो की थी, लेकिन उन्होंने लीफ के साइज पे स्टडी नहीं की थी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द रिसेसिव ट्रेट इन मेंडल एक्सपेरिमेंट वाज एक्सप्रेस्ड इन। पूछ रहा है द रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर वो एच रहेगा, सपोज करिए कोई ट्रेट है हाइट का है, जब वो एच स्मॉल एच रहेगा, दोनों रिसेसिव के रहेंगे तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर एक एच है और एक स्मॉल एच है तो ये कैपिटल एच ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। तो पूछ रहा है जो ये रिसेसिव वाले होते हैं, स्मॉल एच वाले होते हैं, ये खुद को कब एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये बच्चों पहली पीढ़ी में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये करते हैं हमारे F2 जनरेशन में एक्सप्रेस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर। F1 जनरेशन में ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये कहाँ करते हैं, F2 जनरेशन में करते हैं बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म फिनोटाइप रिफर टू। फिनोटाइप शब्द का अर्थ क्या है। फिनोटाइप जो होता है शब्द, उसका अर्थ क्या है बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, हमारे साथ पहला ऑप्शन है जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव की अनुवांशिक निर्माण, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव के भौतिक उपस्थिति, तीसरा बोथ फिजिकल एंड जेनेटिक ट्रेट, भौतिक और अनुवांशिक गुण दोनों, नन ऑफ द अबव। तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए प्योर टाल पी प्लांट। पूछ रहा है एक शुद्ध लंबे मटर के पौधे की अनुवांशिक संरचना क्या होती है। देखिए जब प्योर की बात करेगा बच्चों, देखिए प्लांट का जो हाइट होता है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, और एच जो होता है कैपिटल एच होता है बच्चों, ये टाल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो अगर प्योर की बात करेगा तो दोनों जो एलील हैं उनको एच एच होना चाहिए, मतलब दोनों एलील को क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए। ठीक, ये प्लांट क्या होंगे, अब टॉल होंगे। ठीक, अगर प्योर की बात करेगा तो दोनों एच एच होने चाहिए या टी टी होने चाहिए। हम हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों टी टी। ये प्योर की बात हो रही है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर इम्प्योर की बात करेगा तो देखिए जो टी और स्मॉल टी रहेगा ये भी प्लांट हमारा टाल होगा, लेकिन ये बच्चों इम्प्योर है। इम्प्योर क्यों है, क्योंकि इसमें एक स्मॉल टी भी है, रिसेसिव कैरेक्टर भी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विथ मोर वेरिएशन। कौन सा प्रजनन प्रकार संतानों में अधिक विविधता उत्पन्न करता है। ऑप्शन क्या क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, बर्डिंग। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, ये ऑफ स्प्रिंग में मतलब ये विविधता का कारण होता है। जो वेरिएशन होता है बच्चों, वेरिएशन मतलब जो दो लोग अलग अलग दिखते हैं, ये वेरिएशन हम इनको कहते हैं। तो वेरिएशन का कारण हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन अकर व्हेन। स्वयं परागण तब होता है जब। ऑप्शन क्या क्या है, एक पौधे का पराग दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचता है, पराग और अणु एक ही फूल के होते हैं, पराग वायु द्वारा स्थानांतरित होता है, निषेचन बाहरी रूप से होता है। तो पराग और अंडाणु एक ही फूल के होते हैं बच्चों, तब हमारा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ये आप लोग याद रखिए। और एक पौधे का पराग दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचता है, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये आप लोग कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट फॉर हाउ मैनी ईयर। मेंडल ने अपने प्रयोग कितने वर्ष तक किए। पूछ रहा कितने वर्ष तक मेंडल का एक्सपेरिमेंट चला था, 4 साल तक, 5 साल तक, 7 साल तक या 10 साल तक। तो देखिए मेंडल ने जो अपना प्रयोग शुरू किया था वो 1856 से शुरू किया था बच्चों, और इनका प्रयोग कब तक चला था, 1863 तक चला था। ये तो टोटल कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 7 साल। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लांट ऑर्गन इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन। पूछ रहा है परागण में मुख्य रूप से किस अंग का योगदान होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, रूट्स है, लीव्स है, फ्लावर है, स्टेम है। तो देखिए जो हमारा फ्लावर होता है बच्चों वो हमें पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक, याद रखिएगा किस कौन हेल्प करता है, जो हमारा फूल होता है वो हेल्प करता है। ठीक, तो आज का सीरीज
आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट कर कर हमसे पूछ सकते हैं। और इस क्लास को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है बच्चों। ठीक, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। तो आप सभी का धन्यवाद बच्चों हमारे साथ बने रहने के लिए। और इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो बच्चे नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चों, नर्सिंग जो है एक नोबल प्रोफेशन है और इस समय काफ़ी बूम पर चल रहा है बच्चों। मतलब इसके बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो आपको खूब मेहनत करनी है, क्योंकि कंपटीशन बच्चों काफ़ी बढ़ चुका है। पहले क्या हुआ करता था कि काफ़ी कम बच्चे फॉर्म डालते थे और अच्छे सबका सिलेक्शन हो जाता था, कॉलेज मिल जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया बच्चों कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और सीटें लगभग उतनी ही हैं। ठीक, सीटों में बढ़ावा अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इसी वजह से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आप खूब मेहनत करिए ताकि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके बच्चों। ठीक, तब तक के लिए खूब मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।